नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रफ़ीक खान सुरियास, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरुंदा हाजिर हूँ आपके सामने हमारे अतीत कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 2 को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार अंग्रेजी कंपनी ने नए शासन की स्थापना की थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासन था 1773 से 1785 तक। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते जाते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। सबसे पहले कंपनी ने सत्ता बंगाल में स्थापित की और वारेन हेस्टिंग्स के समय मद्रास में भी कंपनी ने सत्ता स्थापित कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ध्यान रखना, ये प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ब्रिटिश इलाके जिन प्रशासनिक इकाइयों में बटे थे उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। कौन सी अदालतें? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, जो कि वर्तमान में भी चलती आ रही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन ही थी। काजी होता था न्यायाधीश, कहा जाता था काजी को। फौजदारी अदालत के न्यायाधीश को काजी कहा जाता था। और मुफ्ती होता था मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था, मतलब एक से वकील होता था। लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। फिर देखो, ये वारेन हेस्टिंग्स पर जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे की उस न्यायालय की तस्वीर है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल चला। महाअभियोग क्या होता है? देखो, वर्तमान में भी अगर अपन ने भारत की राज व्यवस्था अगर अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में, तब आपको पूरा बताया जाएगा कि महाअभियोग क्या होता है, किस तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन, उस समय संसद के, इंग्लैंड के संसद के 2 सदन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और अभी जो वर्तमान में संसद है अपनी भारत की, उसमें होती है राज्यसभा और लोकसभा। उस तरह वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे। उसमें व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा चलता है इसे महाअभियोग कहा जाता था। वर्तमान में जो महाअभियोग की प्रक्रिया है आपको राजनीति विज्ञान में पढ़ाई जाएगी। अब अपन बात करते हैं एक बड़ी समस्या कौन सी थी उस समय। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 जो कानून थे, भारतीय कानूनों को संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। वो किसको सौंपा गया था? बी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखो, इम्पोर्टेंट है ये। जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था भारत में, नया सर्वोच्च न्यायालय, वो किसके एक्ट के तहत बनाया गया था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता है, उसका मुख्य काम कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना।
तो लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। और उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया गया। वही कलेक्टर शब्द उस जमाने का आज भी अपने राजस्थान में हर जिले में एक पद होता है, जो जिले का सर्वोच्च पद होता है कलेक्टर का। उसी कलेक्टर के अधीन आज कानून व्यवस्था है और जो राजस्व का काम है वो सारा उस कलेक्टर के अधीन ही होता है। अब देखो, कंपनी की भी उस समय एक फौज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजी कंपनी की। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित जो होते थे घुड़सवार, और पैदल सेना थी। मुगल फौज में कौन कौन सी सेनाएं थी? घुड़सवार थी और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की भी जरूरत थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही भी मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया और अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, देखो सिपाही शब्द, ये जो भारतीय शब्द है सिपाही, वो इसी से बना। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे और सिपाही शब्द इसी से निकला था। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट शब्द का देखो अर्थ है का तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। मस्केट तो होता है पैदल सिपाहियों का इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक क्या होती है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसके बाद वो चलती थी। उसका मैच मतलब माचिस, और लॉक ताला, माचिस का जो ताला लगा हुआ था, तो माचिस से ये बंदूक चलती थी, उसे मैच लॉक कहा जाता था। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते हैं? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन से हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का जो विद्रोह पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में ये पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। ये देखो एक चित्र दे रखा घोड़े का, घोड़े के ऊपर एक सैनिक है। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है 1780 का। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। निष्कर्ष क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा थी वो 3 हफ्तों में समेट दी थी। जो 6 से 8 माह का समय था वो 3 हफ्तों में पूरी होने लग गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। 100 साल में 63% भूभाग और 78% आबादी पर। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार
व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। दास व्यापार दक्षिण अफ्रीका में, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 के कैंप आने वाले एक यात्री ने यहाँ होने वाली नीलामी का जो आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत किया है, उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नया बैल खरीदने के लिए रोक ली थी। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए और असंवेदनशील थे। यानी स्त्री पुरुषों को भी, बच्चों को भी अलग अलग खरीदारों को बेच दिया जाता था। इस प्रकार ये जो अंग्रेज जो ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, उसका शुरुआत थी कंपनी से सत्ता स्थापना तक। किस प्रकार जो 1757 में कंपनी आती है और 1857 तक भारत के आधे से ज़्यादा हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेती है। अब पाठ के अंत में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, जिनको आप इस अध्याय को पढ़कर करने का प्रयास करें। देखो, कुछ तो ये जोड़े बनाने के लिए दे रखे हैं, आसानी से हो जाएंगे ये। फिर दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान है, ये भी आसानी से हो जाएगा। फिर सही गलत बताना है इस तीसरे प्रश्न में। फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये देखो प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आप किताब में से ढूंढ के करें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। समस्या होने पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।